हेलो क्लास नाइन्थ। कैसे हैं बच्चों? बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको साहित्य सागर का बड़े घर की बेटी पार्ट पूरा करवा दिया था। हाफ ईयरली के बाद मैंने आपको उसमें यही चैप्टर शुरू करवाया था और अब मैं आपको दूसरी बुक, आपकी जो दूसरी बुक है एकांकी संचय की, उसमें से आपका पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ, उसको आरंभ करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपने असाइनमेंट्स रेगुलर करते रहिए और रेगुलर रूप से उसे भेजते रहिए, चाहे वे है किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, क्योंकि आपको पता है कि इसके मार्क्स आपको मिल रहे हैं। अभी आपके एग्ज़ाम्स थोड़ा लेट हैं। अभी जो 8th 6 7 8 मतलब नर्सरी टू 8th एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं अभी सेकेंड टर्म। आपके अभी थोड़ा लेट हैं, तो तब तक हम आपका सिलेबस जारी रखते हैं। तो आप लोग अपनी एकांकी संचय की पुस्तक का पृष्ठ नंबर 17 पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। आपका पार्ट 2 बहू की विदा पार्ट वहाँ पर दिया गया है। यह पार्ट जो है रिलेट करता है दहेज की समस्या को, जो दहेज की समस्या चली आ रही है पुराने समय से। अब तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार आ चुका है, लेकिन पुराने समय में लोग बहुत ही दकियानुसी विचारों के थे। बिना दहेज के कोई भी विवाह करना नहीं चाहता था अपने लड़के का। तो इसी समस्या को इस एकांकी में उजागर किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके पात्र समझा देती हूँ, इसमें कौन कौन से पात्र हैं। सबसे मुख्य जो पात्र है इसमें जीवनलाल। जीवनलाल एक धनी व्यापारी हैं, एक धनी जो है रिच बिजनेसमैन है। अवस्था उनकी आयु जो है 50 वर्ष है। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी है, अवस्था उनकी है 46 वर्ष, यानी उनकी जो उम्र है 46 साल की हैं वो। रमेश उनका पुत्र है, जीवनलाल का पुत्र, उसकी आयु 22 वर्ष है 22। और कमला रमेश की पत्नी, अवस्था उसकी 19 वर्ष है। कमला जो है रमेश की पत्नी, उसकी आयु 19 वर्ष है। प्रमोद कमला का भाई है, उसकी आयु 23 वर्ष है, 23 साल का है कमला का भाई। तो एकांकी जब शुरू होती है तो कमरा जो है जहाँ से एकांकी शुरू हुई है आधुनिक रूप से सजा हुआ है, मॉडर्न रूप से सजा हुआ है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कमरे का दिया हुआ है, आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। कमरा किस प्रकार है, एकांकी जहाँ पर शुरू हुई है। मैं आपको पेज नंबर 18 से पढ़ाना शुरू करती हूँ। प्रमोद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रमोद जो है कमला का भाई है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, जो कि उसके बहन के ससुर हैं। प्रमोद कमला का भाई है, कमला के ससुर हैं जीवनलाल। कमला रमेश की पत्नी है और उसकी सास कौन है? राजेश्वरी। ठीक है, तो प्रमोद जो है जीवनलाल यानी कि अपनी बहन के ससुर से कहता है, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी। कहता है कि अगर आपने विदाई नहीं की मेरी बहन की तो उसकी क्या दशा होगी, उसके दिल पर क्या बीतेगी, जरा आप ये सोचिए। अब जीवनलाल कहता है, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। मैंने जो भी सोचती है सोचती रहे, मैंने उसका ठेका नहीं लिया है। प्रमोद कहता है, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। कहता है हर लड़की का यह सपना होता है कि जब ससुराल में वह जाए और उसका पहला सावन आए तो वह मायके जाकर अपनी सखी सहेलियों के साथ इसे मनाए, उनके साथ व्यतीत करे। जीवनलाल कहता है, जानता हूँ। अब जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों, मतलब उसकी बात सुनना नहीं चाहते हों, उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हों। प्रमोद कहता है, यह जानकर भी? जीवनलाल कहते हैं, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। कहता है कि यदि मैं कमला को बिना लिए यहाँ से चला गया तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल कहता है, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। कहता है, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तुम्हें, उनकी भावनाओं का इतना ही ख्याल था तो तुमने दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद दीन स्वर में, जैसे बिल्कुल ही करुण हो जाता है उसका स्वर, कहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, कहता है, हमारी जितनी सामर्थ्य थी, हमारी जितनी एबिलिटी थी उसके अनुसार हमने दिया है। फिर भी अगर, कहता है जीवनलाल कड़े स्वर में, बीच में उसकी बात काट देते हैं। कहते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। कहता है, यदि तुम्हारी एबिलिटी इतनी ही थी तो अपनी बराबरी का घर तुम्हें ढूंढना चाहिए था अपनी बहन के लिए।
झोपड़ी में रहकर तुमने महल से नाता जोड़ने की सोची क्यों? यदि तुम्हारी हालत ही ऐसी थी तो तुम उसके लिए अपनी ही बराबरी का घर ढूंढते। अगले पेज पर देखेंगे। प्रमोद हाथ जोड़ता है, कहता है जी। जीवनलाल कहते हैं, उठकर आवेश से टहलते हुए, गुस्से में टहलते हुए कहते हैं, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। कहता है, दहेज तो तुमने दिया नहीं, ऊपर से बारात की खातिरदारी भी ढंग से नहीं की। पूरी बिरादरी में मेरी जो खिल्ली उड़ाई गई, उसे उस चोट का घाव आज भी मेरे मन पर हरा है। अपनी माँ से जाकर कह देना, यदि अपनी बेटी की विदाई कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। अब प्रमोद कहता है, जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। फिर उनसे विनती करता है कि अभी मेरी बहन को यहाँ से विदा कर दें, जब वो वापस अपने ससुराल आएगी तो हम आपकी हर मांग पूरी करने की कोशिश करेंगे। जीवनलाल कहता है, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। उनका स्वर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। कहता है, मैंने दुनिया देख रखी है, मुझे बहुत अनुभव है, और तुम कल के छोकरे मुझे जो है बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। प्रमोद कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद, अपना दायां हाथ, अपना राइट हैंड आगे करके कहता है, इस हाथ पर रख दोगे। मैं तभी विदाई के लिए तैयार होऊंगा जब तुम 5,000 कैश जो है मेरे सीधे हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में गुस्सा आ जाता है उसे। यह तो सरासर अन्याय है। सरासर मतलब पूरी तरह से यह अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, प्रमोद कमला के पति को एड्रेस करते हुए कहता है कि अगर वो यहाँ होते इस समय। जीवनलाल बीच में ही कहते हैं, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। कहता है, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, वह मेरा बेटा है, उसमें तमीज़ है, कोई तुम्हारी तरह नहीं है कि आवाराओं की तरह बड़ों के मुंह लगता रहे। प्रमोद अपमान से तिलमिला जाता है। यह बात सुनकर उसे अपना अपमान महसूस होता है। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। कहता है कि आप सोच रहे हैं कि ये बहन का भाई है, उसके ससुराल में आया है, बेटी वाला है तो कुछ नहीं कहेगा, आप यह सोचकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यह मत भूलिए कि आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। कहता है, हम भी हैं ऐसे, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है। हमने भी अपनी बेटी का पिछले महीने ब्याह किया है और हमने इतनी खातिरदारी की बारात वालों की कि वह दंग रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश में कहता है, तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? कहता है, भले ही हम बेटी वाले हैं, लेकिन हमारी इतनी इज्जत है बिरादरी में कि हमारी मूंछ अभी भी ऊंची है। प्रमोद, जी कहता है। जीवनलाल कहते हैं, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर कहते हैं, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? कहता है कि तुम्हारी बहन अपना सावन नहीं बिता पाएगी मायके में, और उसके सपने जो टूटेंगे उसका जो जिम्मा है वो तुम्हारी माँ और तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो रहा है। प्रमोद व्यंग्य से कहता है, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं लगती? जीवनलाल तेजी से कहते हैं, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। वो कहते हैं, बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। यदि आपकी समझ में कोई भी बात नहीं आ रही है तो आपसे विनती करना बेकार है। आप अपनी जिद पर अड़े रहिए। और रुककर धीमे स्वर में कहता है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जब सारी कोशिशें करके वह हार जाता है, मना कर जीवनलाल को थक जाता है, तो अंत में कहता है कि क्या मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ? जीवनलाल कहते हैं, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। यह अपनी बहन को बताते जाना कि मरहम कब लाओगे और अपनी बहन को कब विदा कराकर ले जाओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो। अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहते हैं कि बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला है कि नहीं। और द्वार की ओर बढ़ते हैं। द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। प्रमोद से कहते हैं, अपनी बेटी के लिए झूला लॉन में डलवा रहा हूँ।
जीवनलाल का वहां से प्रस्थान हो जाता है। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से उसकी बहन कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में कहता है, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। अच्छी तरह तो हो? प्रमोद उससे पूछता है। कमला यह सुनकर सिसकने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, प्रमोद का स्वर भी भीग जाता है, पागल मत बनो कमला, रो मत, मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। अब कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। जब दोबारा आऊँगा तो तुम्हारी विदाई अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। उसको समझाते हैं। कमला ना समझने के ढंग से उसको जैसे ऐसा समझाती है कि मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रमोद को ऐसा दिखाती है। मरहम? प्रमोद कहता है, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो। प्रमोद कहता है उसे, कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलतापूर्ण आग्रह से कहती है, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। कहती है, मेरी विदाई कराने के लिए घर मत बेचना भैया, आपको मेरे सुहाग की सौगंध है, कसम है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बताओ? वह अपनी बहन को कहता है, यह तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ बिताओ? तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं है? बच्चों, आज इतना ही रखेंगे। पृष्ठ नंबर 21 तक मैंने आपको पढ़ाया। पृष्ठ नंबर 22 से मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस पाठ को दोहराइए, इतना पढ़िए, इतना समझने की कोशिश कीजिए, इसके कैरेक्टर को पहचानिए कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें हैं। बुक में से देखकर यह समझिए और नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप अपना गृह कार्य अच्छे से कर जीमेल पर सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।